बच्चों, क्या आप जानते हैं आज के समय में जो बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाती है, उसकी नींव किसने रखी? क्या आपको नहीं पता? तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक का बने रहें। हेलो बच्चों, मैं आशुतोष, स्वागत है आपका सिद्धांत आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज हमारा अध्याय 4 है और इससे पहले के 3 अध्याय में हमने देखा था कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं और उसके विभिन्न संप्रदाय कौन-कौन से और उनके बारे में विस्तृत रूप से जाना भी था। और आज के इस अध्याय में हम जानेंगे बाल मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान और बाल विकास क्या है। तो बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक है हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान। बच्चों, क्या आप जानते हो कि एक बच्चा कैसे चलना सीखता है और कैसे एक बुजुर्ग धीरे धीरे अपनी याददाश्त खो देता है? बच्चों, ये जो परिवर्तन है ना, इसी परिवर्तन का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, उन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन है विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, यानी मनोविज्ञान की वह मुख्य शाखा है जिसके अंतर्गत उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य में जन्म से लेकर के मृत्यु तक होते हैं। बच्चों, हम यहाँ पर ये खोजने का प्रयास करते हैं कि परिवर्तन कब और कैसे हो रहे हैं और किन परिस्थितियों में हो रहे हैं और इन परिवर्तनों का क्या प्रभाव व्यवहार पर पड़ रहा है। इन सभी का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर के बना है, बाल प्लस मनोविज्ञान। बाल यानी गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक की आयु, वही मनोविज्ञान यानी व्यवहार का अध्ययन, यानी विज्ञान की वह शाखा जो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक करती है, बाल मनोविज्ञान कहलाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान में मुख्य अंतर क्या है, तो इनमें मुख्यतः दायरे का अंतर है। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान में आप गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं व्यवहार में, उन सभी का अध्ययन कर रहे हो। वहीं बाल मनोविज्ञान में सिर्फ गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक व्यवहार में जितना भी परिवर्तन आ रहा है, उन सभी का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाल विकास। बच्चों, बाल विकास में सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जो व्यवस्थित होते हैं और पर्याप्त समयावधि तक बने रहते हैं। एक छोटा सा बच्चा है जिसे बोलना नहीं आता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे ध्वनियों को समझता है, शब्दों को समझता है और फिर भाषाओं का ज्ञान उसे हो जाता है। और जब भी एक बार भाषा का ज्ञान उसे हो जाता है तो वो जीवन पर्यंत तक इसे नहीं भूलता है। ठीक है, आप में से कोई है जो कि ये कहे कि हाँ, मैं हिंदी पहले तो बोल लेता था, अब मुझे बोलनी नहीं आती, मैं भूल गया हिंदी कैसे बोली जाती? ऐसा कोई भी नहीं होगा। तो ये जो परिवर्तन हुआ, भाषा सीखने का जो परिवर्तन हुआ, वो स्थायी परिवर्तन हुआ। ठीक है, और एक बच्चा है, वो चल भी नहीं पाता है पहले, पहले वो बकैया चलता है, उसके बाद 2 पैरों पर खड़े होकर के संतुलन बना करके चलना सीख जाता है और एक बार ये जब चलना सीख जाता है तो जीवन पर्यंत तक उसको ये आता है। ठीक, तो ये तो स्थायी परिवर्तन हुआ। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके एक पैर में चोट लग जाती है और वो लड़खड़ा के चलना शुरू कर देता है। क्या इस परिवर्तन का अध्ययन बाल विकास करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही चोट ठीक होगी वो वापस से सुचारू रूप से चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जो ये परिवर्तन है अस्थायी रूप से आते हैं हमारे जीवन में, उन परिवर्तनों का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। बच्चों, जो बाल विकास है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि आप बच्चे के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक क्षमताओं को समझ पाओ और उसके आधार पर शिक्षण को प्रभावी बनाने वाली विधियों को लागू कर सको। देखिए, आपकी क्लास में एक बच्चा है राहुल, जो कि चीज़ों को बहुत जल्दी से सीख लेता है और वहीं पे मोहित है जो कि चीज़ों को जल्दी सीख नहीं पाता है। तो बाल विकास हमें क्या सिखाता है कि दोनों बच्चों के सीखने की गति भले ही अलग-अलग है, लेकिन दोनों में से कमज़ोर कोई नहीं है।
ठीक है, तो ये है बाल विकास का उद्देश्य। बच्चों अब जानते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में मुख्य अंतर। ठीक है, तो पहला अंतर है समयावधि का। विकासात्मक मनोविज्ञान में जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितने भी परिवर्तन हैं उनका अध्ययन किया जाता है। वहीं बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर के 20 वर्ष की आयु तक जितने परिवर्तन होते हैं उनको हम अध्ययन करते हैं। वहीं बाल विकास में क्या होता है कि गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक जितने भी क्रमिक परिवर्तन होते हैं और स्थायी परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। बच्चों क्रमिक परिवर्तन का अर्थ क्या है कि विकास का एक क्रम होता है। ठीक है, यानी बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर बकैयां घसीटना सीखेगा, उसके बाद खड़ा होना सीखेगा और उसके बाद कहीं जाकर के वो दौड़ना सीखेगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता है कि वो बिना बैठे दौड़ना सीख जाए। पहले वो बैठना सीखेगा, उसके बाद फिर वो दौड़ना सीखेगा। तो यही बोला है कि क्रमिक परिवर्तनों का जो अध्ययन है वो बाल विकास के अंतर्गत हम करते हैं। अगर हम प्रकृति की बात करें तो विकासात्मक मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा दायरा है जिसके अंतर्गत एक छोटा सा हिस्सा है बाल मनोविज्ञान। और वहीं बाल विकास की बात करें तो ये परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला है और प्रक्रिया पर केंद्रित है। ठीक है, आइए समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए बच्चों, परिवर्तनों की श्रृंखला है, आप जान गए हो, ये क्रमिक परिवर्तन है, यानी विकास का एक क्रम है। ठीक है, पहले बच्चा बैठना सीख रहा है, फिर बकैयां चलना सीख रहा है, फिर खड़ा होना सीख रहा है और उसके बाद दौड़ना सीख रहा है। यह एक क्रम है। ठीक है, तो यही कहा गया है परिवर्तनों का श्रृंखला है, परिवर्तनों का एक क्रम है। ठीक है, और ये परिवर्तन भी कैसे हैं, ये प्रगतिशील है, यानी विकास का एक क्रम है। ठीक है, विकास क्रम से तो चल रहा है और हमेशा आगे की ओर बढ़ रहा है। विकास प्रतिगामी नहीं होता है, पीछे की तरफ नहीं आता, विकास हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है। दूसरा है और प्रक्रिया पर केंद्रित है, यानी बाल विकास सिर्फ ये नहीं देखता है कि क्या बदला है, वो बदलाव किस प्रकार से आया है, कैसे आया है, उस पर भी केंद्रित होता है। अब बात करते हैं अध्ययन का विषय। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय क्या है कि ये मानव विकास के सभी पहलुओं पर फोकस करता है। वहीं बाल मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय क्या है कि बच्चों के व्यवहार और अवस्था परिवर्तनों का विशिष्ट अध्ययन। ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन। बच्चों का व्यवहार, जैसे बच्चा रोता क्यों है, बच्चा सामाजिक मेलजोल कैसे बनाता है, ठीक है, बच्चा किसी चीज को कैसे सीखता है। ठीक, ये तो हो गया व्यवहार में परिवर्तन। ठीक, दूसरा वहीं अगर हम देखेंगे कि अवस्था परिवर्तनों का, अवस्था परिवर्तन देखिए, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने पर, यानी शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, इन अवस्था परिवर्तनों से व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, उसका अध्ययन आप बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हो। वहीं बाल विकास की अगर हम बात करें तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कौशलों का क्रमिक अर्जन है। यानी अगर हम शारीरिक की बात कर लें, ठीक है, तो शारीरिक कौशल का अर्जन जैसे कि एक हो गया ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक, जैसे दौड़ना हो गया, कूदना हो गया। वहीं दूसरा हो गया फाइन मोटर स्किल, जैसे पेंटिंग हो गया, सुई में धागा डालना हो गया। ठीक है, तो ये शारीरिक कौशल है। वहीं पे अगर हम मानसिक कौशल की बात करें तो किसी समस्या को कैसे हल कर रहा है, किसी समस्या का समाधान कैसे ढूंढ के ला रहा है बच्चा। वहीं सामाजिक कौशल में बच्चे को कब बोलना चाहिए, बच्चे को अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए या लाइन में लगे रहना चाहिए। ये सभी कौशलों का अर्जन क्या होगा, एक क्रमानुसार होगा, जिसको आप किस में पढ़ते हो, बाल विकास के अंतर्गत पढ़ते हो। ठीक है बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि आपको आनी चाहिए। तो हरलॉक ने क्या बोला है, बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए बदला गया क्योंकि अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ना कि किसी एक पक्ष पर। ठीक है,
तो ये तो आप आसानी से देखो याद कर लोगे। दूसरा है क्रो एंड क्रो, बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। ये वही डेफिनेशन है जो अभी तक हम लोग ले करके चले आ रहे हैं पूरे चैप्टर में। तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट क्या है, एलिजाबेथ की और एक और लाइन है कि विकास परिवर्तन की एक प्रगतिशील और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो बच्चों, आपने वो ट्रॉली बैग देखा है जिसमें पासवर्ड रहता है 3 नंबर का, और वो आप पासवर्ड सेट करते हो। जैसे आपने 1 2 3 सेट करा तो एक सीक्वेंस सेट किया हुआ है ना, कि पहला वाला डिजिट 1 रहेगा, दूसरा वाला 2 रहेगा, तीसरा वाला 3 रहेगा। तो क्रमबद्ध तरीके से जब आप पासवर्ड डालोगे तभी लॉक ओपन हो पाएगा। ठीक है, तो पहला तो आपने इस तरीके से याद कर लिया भाई। दूसरा, जेम्स ड्रेवर। तो ड्रेवर जो है, उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया, विकास वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो जीव में जन्म से परिपक्वता तक होता है। आपको इसे कैसे याद करना है कि ड्राइवर की जगह ड्राइवर याद करना है। ठीक है, एक ड्राइवर है जो आपको आपकी मैच्योरिटी की मंजिल तक पहुंचा रहा है। वहीं तीसरी डेफिनेशन है गैसल की। गैसल में सिर्फ आपको गैस याद रखना है। ठीक है, तो विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो जैविक परिपक्वता के अनुसार होती है। देखिए बच्चों, आपको इसको कैसे ट्रिक से याद रखना है कि शरीर के अंदर कुछ जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, और उन्हीं जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से गैस उत्पन्न हुई, और उन्हीं गैस से आपका खाना पच गया। जैविक परिपक्वता यानी जैविक जो गैस थी उससे खाना पक गया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आप याद कर लोगे। चौथा है मुनरो। विकास वह श्रृंखला है जिसमें बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आता है। मुनरो से आप याद रखना, मन रो रहा है। ठीक है, मन रो रहा है। ठीक, तो मन कभी रो रहा है जिसमें बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। मन रो रहा है तो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका महत्व क्या है। देखिए, बाल विकास का अध्ययन सिर्फ शिक्षकों को नहीं, माता पिता को भी करना चाहिए, शिक्षाविदों को भी करना चाहिए। क्यों आवश्यक है ऐसा करना? क्योंकि इससे आप बच्चे की प्रकृति को समझ पाते हो। प्रकृति यानी बच्चे का नेचर, स्वभाव को समझ पाते हो। बच्चा कैसे सोचता है, बच्चा क्या सोचता है, कैसे सीखता है, कैसे व्यवहार करता है। मान लीजिए एक नर्सरी का बच्चा है, अब उस नर्सरी के बच्चे को तो आप लेक्चर दोगे नहीं, तो उसको कैसे सिखाओगे? उसको हंस करके, खेल करके, खेल खेल में चीज़ों को सिखाओगे। वहीं पे हाई स्कूल का बच्चा है, इंटर का बच्चा है, तो उसको आप लेक्चर के थ्रू समझा सकते हो। तो यहाँ पर बच्चे की प्रकृति को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा है उपयुक्त शिक्षण विधि चुनने में सहायता। देखो बच्चों, हर बच्चे की आयु के अनुसार सीखने की क्षमता अलग होती है। एक नर्सरी का जो बच्चा होता है वो अलग ढंग से सोचता है, एक हाई स्कूल का बच्चा अलग ढंग से सोचता है, एक ग्रेजुएशन का बच्चा अलग ढंग से सोचता है। इन तीनों ही के केस में आप एक शिक्षण विधि नहीं लागू कर पाओगे। सबकी अलग अलग सोचने की क्षमता है। आप तीनों के साथ अलग अलग शिक्षण विधि का प्रयोग करोगे। जैसे छोटा बच्चा है तो आपने देखा ना, छोटे बच्चों को पोयम के थ्रू सिखाया जाता है। उनकी किताबें बहुत रंग बिरंगी होती है, उसमें बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स बने होते हैं। जबकि वहीं अगर बड़े की बात करी जाए तो बड़े की बुक में आप कुमार मित्तल, बहुत सारे साइंस के बच्चों ने पढ़ा होगा, तो साइंस की बुक कहाँ कलरफुल होती है? नहीं होती। जबकि वहीं छोटे बच्चों की बुक आपने बहुत कलरफुल देखी है। देखिए, छोटे बच्चे की जो शिक्षा होती है वो खेल आधारित होती है। आपने देखा है ना, छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं उसमें बहुत सारी पोएम होती हैं, बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर होते हैं। वहीं पे अगर हम बड़े बच्चों की बात करें तो उनकी किताब में आपको कार्टून कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलेगा, उसमें थ्योरी ज़्यादा दिखाई पड़ेगा आपको। तो दोनों के ही सोचने की क्षमताएं अलग हैं, दोनों के ही व्यवहार करने की क्षमताएं अलग हैं, इसीलिए दोनों के लिए हमने अलग अलग शिक्षण सामग्री बना रखी है। उसी प्रकार से शिक्षण विधि भी दोनों के लिए अलग अलग होगी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में सहायता। बच्चों, इससे पहले भी हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें जो राहुल था वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख ले रहा था, वहीं मोहित चीज़ों को जल्दी सीख नहीं पा रहा था। ठीक है, तो हमने दोनों बच्चों को समझा कि देखिए, दोनों ही बच्चे
किसी भी चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन दोनों बच्चों के सीखने की जो गति है वो अलग अलग है। एक जल्दी सीख लेता है चीज़ों को, एक देर में सीखता है, लेकिन सीखते दोनों ही हैं। ठीक है, तो हर बच्चे की बुद्धि, रुचि, क्षमता और व्यक्तित्व अलग होता है। बाल विकास का अध्ययन शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि कौन बच्चा जल्दी सीखता है और कौन बच्चा धीरे सीखता है। नेक्स्ट है बाल समस्याओं की पहचान। ठीक, अब देखिए कुछ बच्चों में निम्न समस्याएं हो सकती हैं। कौन सी? सीखने में कठिनाई, व्यवहार में समस्या, भावनात्मक समस्या, ध्यान की कमी। ठीक है, तो बाल विकास का ज्ञान शिक्षक को इन समस्याओं को पहचानने में मदद करता है। जैसे मेरी ही क्लास में एक छात्रा हुआ करती थी और उनको मैथ से बहुत डर लगता था, और इस वजह से उस एक सब्जेक्ट के कारण वो बाकी के सारे सब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पा रही थी। तो क्या हुआ कि एक शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक का काम यह है कि बच्चों की मनोदशा को तो समझो। वो अगर कोई अनवांछित व्यवहार कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? हर बच्चा पढ़ने में अलग अलग क्षमता रखता है, तो उसकी क्षमताओं के अनुसार आप उस चीज को समझो और जानो, उनकी समस्याओं को हल करो। नेक्स्ट है बच्चों समुचित मार्गदर्शन प्रदान करना। शिक्षक बच्चों को सही दिशा और प्रेरणा दे सकता है, जैसे सही अध्ययन की आदतें बता करके, नैतिक मूल्यों का विकास करके और सामाजिक व्यवहार सिखा करके। सामाजिक व्यवहार सिखा करके यानी कि कैसे बुजुर्गों के साथ व्यवहार करना चाहिए, आपसे बड़ा कोई आए तो आपको अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये जो कुछ अच्छी आदतें हैं ये शिक्षक उनको बता सकता है, सिखा सकता है। नेक्स्ट है भविष्य के विकास का अनुमान लगा करके। ठीक है, तो विकास के सिद्धांतों के आधार पर शिक्षक बच्चे के भविष्य के व्यवहार और क्षमता का अनुमान लगा सकता है। ठीक, सातवां है समग्र व्यक्तित्व विकास। बाल विकास का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं होता है। पहली बात कि शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देता है, वो आपका शारीरिक विकास देखता है, मानसिक विकास देखता है, भावनात्मक विकास देखता है और सामाजिक विकास देखता है। ठीक है, तो इन सभी की जिम्मेदारी क्या होती है? एक शिक्षक की होती है। ठीक, अब जिस क्वेश्चन से हमने शुरू किया था अपने इस अध्याय को, उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि जो आज बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही जा रही है उसकी नींव किसने रखी? तो उसकी नींव रखी थी विचारक पेस्टोलॉजी ने। ठीक है, इनको फादर ऑफ पेडागोजी भी कहा जाता है, यानी शिक्षा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। बच्चों, इन्होंने अपने ही बच्चे पर एक विस्तृत अध्ययन किया था। 1774 में ये अध्ययन होता है। अपने ही 3.5 वर्षीय बालक पर इन्होंने क्या करा? एक स्टडी की थी, ऑब्जर्वेशन किया था। ठीक, उन्होंने उसका जो डेली का रूटीन था, जो डेली का बिहेवियर था, जो दैनिक व्यवहार था, उसको देखा और विकास के चरणों को देखा। ठीक है, और सीखने के तरीकों को देखा और उसको एक अपनी डायरी में नोट कर लिया। इसे मनोविज्ञान के इतिहास में पहली वैज्ञानिक बेबी बायोग्राफी माना जाता है। तो उन्होंने यह सिद्ध किया कि विकास केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और संवेगात्मक भी होता है। यानी सिर्फ शरीर के बढ़ने को विकास नहीं कहा जाता है। आपकी लंबाई बढ़ गई, हाइट बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई, वेट बढ़ गया, सिर्फ इसको विकास नहीं कहा जाता है। विकास सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, मानसिक भी होता है, सांवेगिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और नैतिक भी होता है। ऐसा किसने बताया? ऐसा पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय बालक पर अध्ययन करके बताया। पेस्टोलॉजी का मानना था कि शिक्षा को बच्चे के स्वभाव के अनुरूप होना चाहिए, यानी शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। शिक्षा हमें बच्चे पर थोपनी नहीं है, बच्चे को इतना ज़्यादा रुचि पैदा कर देनी है बच्चे के अंदर कि बच्चा स्वयं स्वाभाविक रूप से शिक्षा ग्रहण करने के लिए लालायित हो जाए।
ठीक है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और समरस और प्रगतिशील विकास है। उस बच्चे के अंदर स्वाभाविक रूप से गुण होते हैं, उन गुणों को कैसे और परिमार्जित किया जा सकता है, कैसे और पॉलिश किया जा सकता है, वो काम है शिक्षा का। पेस्टोलॉजी ने 3H सूत्र दिया था, 3H फॉर्मूला दिया था। देखिए बच्चों, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो 3H का फॉर्मूला दिया हुआ है वो महात्मा गांधी जी ने भी दिया है। पेस्टोलॉजी का जो 3H सूत्र है वो इनडायरेक्टली है, ठीक। यानी अगर आपको क्वेश्चन पेपर में 3H फॉर्मूला आता है और वहां पर पेस्टोलॉजी का नाम नहीं है, या पेस्टोलॉजी और गांधी दोनों का नाम है, तो आप महात्मा गांधी का ही ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली महात्मा गांधी ने ये फॉर्मूला दिया था। पेस्टोलॉजी ने बहुत पहले 3H सूत्र का इनडायरेक्टली प्रयोग किया था। उन्होंने बताया था कि जो मस्तिष्क, हृदय और हाथ है, इन तीनों का ही संतुलन बिठाना बहुत जरूरी है, तभी हम बच्चे को कुछ सिखा पाएंगे। मस्तिष्क यानी बौद्धिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हृदय यानी नैतिक और संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट है हाथ यानी शारीरिक और क्रियात्मक कौशल। तो ये आपके जो हैं ये तीनों ही बाल केंद्रित हैं, और इन तीनों में ही संतुलन बिठाना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पेस्टोलॉजी की शिक्षण विधियां क्या है भाई? सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बच्चे को पहले सरल चीजें सिखाई जाती हैं, फिर उसके बाद बच्चे को जटिल चीजों से अवगत कराया जाता है। बहुत ही आसान बात है। बच्चों को पहले हम क्या सिखाते हैं? छोटा बड़ा, उसके बाद फिर हम शब्द सिखाते हैं और उसके बाद हम वाक्य बनाना सिखाते हैं। तो यही है सरल से जटिल की ओर। दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। बच्चे उन चीजों को जल्दी सीखते हैं जिन्हें वे देखते हैं। यानी बच्चे, अगर मान लीजिए एक शिक्षक है, वो पढ़ा रहा है, बच्चों को ये बता रहा है ए फॉर एप्पल, तो एप्पल यानी सेब। सेब को सिर्फ सेब की सिर्फ कल्पना नहीं करनी है, या किताब में दिखा दिया सेब के चित्र, वो नहीं करना है। आपने बच्चे को सेब एक्चुअल में दिखाना है, वास्तविक रूप में दिखाना है। बच्चा जब उसे स्पर्श करेगा, उसका जब स्वाद लेगा, तभी बच्चा उसको बहुत अच्छे से सीख पाएगा। तीसरा है वस्तु शिक्षण, यानी शब्दों के बजाय वास्तविक वस्तुओं के माध्यम से पढ़ाना, यानी वास्तविक वस्तुओं का सहारा लेना। जैसे अभी हमने सेब का उदाहरण दिया था कि सेब का सिर्फ चित्र दिखाना काफ़ी नहीं है, बच्चे सेब को वास्तविक रूप से देखें, स्पर्श करें, उसका स्वाद चखें, ये ज़रूरी है शिक्षण। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द